हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार पांडे पीटर थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी क्लास बेयरिंग मटेरियल्स के ऊपर है। बेयरिंग पदार्थ के बारे में हम जानेंगे और हम सीखेंगे यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, संक्षारण की कैसे हम रोकथाम करते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं। प्लेन बेयरिंग में उपयोग होने वाले पदार्थों में कार्यकारी दशाओं के अनुसार गुण होना चाहिए। सामान्यतः बेयरिंग पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं। सामान्यतः बेयरिंग पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए, चलिए देख लेते हैं। बेयरिंग में ऊष्मा को हटाने के लिए अच्छी ऊष्मा संवाहकता होनी चाहिए। वातावरण या स्नेहक में जंग का प्रतिरोध होना चाहिए। स्थायी रूप से विकृत हुए बिना सॉफ्ट या सरकने वाले भाग का भार सहन करने के सामर्थ्य होने चाहिए। वांछित ताप की सीमा में कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। गंदगी तथा अन्य बाहरी पदार्थों को सतह पर चिपकने के योग्य तथा इसके कारण सॉफ्ट या स्लाइडिंग मेंबर को पकड़ने से रोकता है। घिसावट रोधी की योग्यता होनी चाहिए। कुछ मात्रा में असंरेखणता तथा सतह की अनियमितताओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ विकृति होने के योग्य होने चाहिए। बेयरिंग पदार्थ या सादा बेयरिंग मटेरियल या प्लेन बेयरिंग। वाइट मेटल। विभिन्न संगठन वाले वाइट मेटल को कई प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। वाइट मेटल या तो टिन या लेड आधारित होते हैं। टिन बेस वाइट मेटल को प्रायः बेबिट मेटल कहा जाता है। वाइट मेटल बेयरिंग एलॉय में कुछ मात्रा में कॉपर तथा एंटीमनी भी विभिन्न अनुपात में होते हैं। अन्य बेयरिंग पदार्थों की तुलना में वाइट मेटल बेयरिंग की भार उठाने की क्षमता कम होती है। ताप बढ़ने पर इस धातु की क्षमता कम होती है। इन दोनों को दूर करने के लिए पतले वाइट मेटल की परत तथा स्टील बैंकिंग के बीच उच्च सामर्थ्य थकान प्रतिरोधी पदार्थ को डाला जाता है। कैडमियम आधारित मिश्र धातु, कैडमियम बेस्ड एलॉय। इन एलॉय से बनी वाइट मेटल बेयरिंग की अपेक्षा अधिक थकान प्रतिरोधी होता है, किंतु ये जंग प्रतिरोधी कम होते हैं। इन एलॉय में सामान्यतः कुछ मात्रा में निकल, कॉपर तथा सिल्वर होते हैं। इन एलॉय से बनी वाइट उच्च ताप पर कार्य कर सकती है तथा इसकी भार उठाने की क्षमता अधिक होती है। तांबा सीसा मिश्र धातुएं, कॉपर लेड एलॉय। इनमें तांबा तथा सीसा होता है। इसमें कैडमियम आधारित एलॉय की अपेक्षा भार उठाने की क्षमता अधिक होती है तथा कार्य करने का ताप वाइट मेटल बेयरिंग की अपेक्षा अधिक होता है। यह एलॉय हैवी ड्यूटी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मेन व कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग तथा टरबाइन व इलेक्ट्रिक मोटर में साधारण लोड तथा गति के अनुप्रयोगों के लिए। लेड ब्रोंज तथा टिन ब्रोंज कांसा। लेड ब्रोंज में लगभग 25% तक तथा टिन ब्रोंज में 10% तक सीसा होता है। ये बिना किसी ओवरले ऊपर बिछाए या स्टील बैंकिंग के अकेले पदार्थ की तरह उपयोग किया जाता है। ये बेयरिंग मध्यवर्ती भार तथा आवश्यक स्पीड में अनुप्रयुक्त की जाती है। एल्युमिनियम के मिश्रण, एल्युमिनियम एलॉय। कुछ मात्रा में टिन, सिलिकॉन, कैडमियम, निकल या कॉपर मिश्रित किए हुए एल्युमिनियम भी बेयरिंग धातु की तरह उपयोग किए जाते हैं। लगभग 20 से 30% तक टिन तथा 3% तक तांबे वाले एल्युमिनियम एलॉय कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ब्रोंज बेयरिंग के प्रतिस्थापन के योग्य है। यह कठोर जर्नल के लिए अति उपयुक्त है। उच्च तापीय प्रसार के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए बेयरिंग तथा जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस देना आवश्यक है। बेयरिंग के लिए उच्च भार उठाने की क्षमता।
सामर्थ्य तथा ताप संवाहकता के लिए आवश्यक विशेष गुण के साथ एल्युमिनियम एलॉय भी मिलते हैं। ढलवा लोहा कास्ट आयरन। ढलवा लोहे की हल्की लोडिंग तथा कम गति के अनुप्रयोग के लिए बेरिंग धातु की तरह उपयोग किया जाता है। सिटर्न एलॉय। बेरिंग धातुएं जैसे प्लेन या लेड, ब्रोंज, आयरन, स्टेनलेस स्टील भी धातु में छिद्रता प्रदान करते हुए सिटरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। सिटरिंग प्रक्रिया से बनाए गए बेरिंग की संरचना स्पंजी होती है तथा अधिक मात्रा में तेल को सोखता है तथा तेल को धारण करके रखता है। ये बेरिंग वास्तविक उपयोग में स्वतः स्नेहित प्रकार के होते हैं। ये बेरिंग उन स्थानों में उपयोग होते हैं जहाँ स्नेहन करना कठिन होता है। प्लास्टिक। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक निम्नलिखित कारणों से बेरिंग सतह में उपयोग किए जाते हैं। जंग के प्रति अच्छा प्रतिरोधकता होती है। निःशब्द प्रक्रिया है। विभिन्न आकारों में आसानी से ढालने योग्य है। लुब्रिकेशन आवश्यक नहीं है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पदार्थ: लेमिनेटेड फिनोलिक्स, नायलॉन, टेफ्लॉन। लेमिनेटेड फिनोलिक्स, इसमें सूती धागा एस्बेस्टस या फिनोलिक रेजिन के साथ बॉन्ड किया हुआ अन्य पदार्थ होता है। इस पदार्थ की ऊष्मा संवाहकता कम होती है। इस पदार्थ में उच्च सामर्थ्य तथा झटका रोधकता का गुण होता है। इस पदार्थ से बनी हुई बेरिंग को ठंडा करने की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। नायलॉन, ये प्रायः कम भार के अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं। नायलॉन की बेरिंग में स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनमें स्वतः स्नेहन के गुण होते हैं। टेफ्लॉन, इस पदार्थ में स्वतः स्नेहन के गुण रसायन के आक्रमण के प्रतिरोध, कम घर्षण गुणांक तथा यह उच्च सीमा में ताप सहन कर सकता है। इस पदार्थ का मूल्य अधिक होता है तथा भार सहने की क्षमता कम होती है। मशीन के दो पार्टों के मिलने से संघर्ष से गर्मी उत्पन्न होती है। यदि यह नियंत्रण नहीं होता है तो तापमान बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप पार्ट खुद नुकसान होता है। इसलिए उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। यह दो पार्ट के बीच एक परत के रूप में फिसलन प्राप्त करता है जिसे स्नेहक के रूप में जाना जाता है। लुब्रिकेंट का एक पदार्थ है जो तरल रूप, अर्ध तरल और ठोस रूप में प्राप्त होता है, जिसे मशीन की जीवन काल बढ़ाने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण भागों का सही रखते हुए मशीन के जीवन को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। यह मशीन और उनके हिस्सों को सुरक्षित रखता है और मैचिंग पार्ट को बचाता है और घर्षण को कम करता है। स्नेहन का उपयोग और उद्देश्य क्या है? घर्षण कम करता है, घिसाव को रोकता है, चिपकाव से बचाता है, लोड वितरण करने में मदद करता है, घूमने वाला एलिमेंट को ठंडा करता है, संक्षरण से बचाता है, मशीन की दक्षता को बढ़ाता है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संक्षारण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। इम्पॉर्टेंट ऑफ कीपिंग द वर्क फ्री फ्रॉम रस्ट एंड करोजन। कार्य को जंग और संक्षारण से मुक्त रखने की आवश्यकता के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि कैसे हमको सारी चीज़ों को करना चाहिए। जंग लगना एक सरलतम आकार है, जैसे लोहा और उनके मिश्र धातुओं को धीमी गति से खा जाता है। जंग संक्षारण जैसा ही है, लेकिन वह लोहे का संक्षारण और उनका मिश्र धातु का वर्णन करता है। जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा नमी या पानी की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उत्पादन होता है। जंग लोहा और उसके मिश्र धातु को धीमी गति से गिरवट करता है या धीरे धीरे उसमें घिसाव होता है, उसको निकालने लगता है। इस तरह से इन सामग्री का कमज़ोर होना और अंतिम विफलता इसका परिणाम है।
ज़्यादातर लोहा और उनका मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पानी की पाइपलाइन, अपशिष्ट जल प्रवाह संरचना जैसे ब्रिज, रेलवे ट्रैक, जहाज आदि। धातु की गुणवत्ता की गिरावट की वजह से इन संरचनाओं हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य और हाल चाल पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए जंग की रोकथाम आवश्यक है। इसे कई तरह से किया जाता है, जैसे गैल्वेनीकरण, पेंटिंग, कोटिंग इत्यादि। सामान्य नॉन फेरस तथा एलॉय अपनी स्वयं की प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं जब वे वातावरण के संपर्क में आते हैं। आयरन तथा स्टील में जंग का अधिक बचाव करना होता है। कंपोनेंट की अधिकतम आयु, एक्यूरेसी तथा उपयोगिता के लिए बहुत आवश्यक है कि जंग से नियंत्रण या बचाव किया जाए। जंग की एक विधि मेटेलिक मटेरियल को प्रोटेक्टिव कोट या एक्सेप्टेबल लेवल तक जंग से बचाने या काम करने के द्वारा प्रभावित जंग से बचाता है। मेटल के सरफेस के बचाव का उपचार, प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मेटल सरफेस। उपयोग किए गए प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट का प्रकार निम्न पर निर्भर करता है। मटेरियल जिससे कंपोनेंट बना हुआ है, उपयोग किए जाने वाले का उद्देश्य, वातावरण जिसमें वह ऑपरेट हो रहा है। तो ये 3 मेन चीज़ें जिसके आधार पर हमको इसका प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट करना है। करोजन के बचाव की कुछ स्थायी विधियां हैं। इन विधियों को मेटेलिक करोजन रेजिस्टेंस कोटिंग तथा नॉन मेटेलिक करोजन रेजिस्टेंस कोटिंग में ग्रुप किया जा सकता है। सामान्यतः उपयोग की जाने वाली करोजन रेजिस्टेंस कोटिंग हॉट डीपिंग, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लेडिंग, मेटल स्प्रेइंग, सीमेंटेशन। चलिए गैल्वेनाइजिंग के बारे में जान लेते हैं। इस विधि में माइल्ड स्टील को जिंक से कोट किया जाता है। हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के लिए वर्क पीस की सरफेस को साफ करने के लिए उसे पहले गर्म सल्फ्यूरिक या ठंडे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तथा फिर जिंक क्लोराइड के साथ फ्लक्स किया जाता है। इसके बाद उसे पिघले जस्ते में डुबोया जाता है। कभी कभी कुछ मात्रा में एल्युमिनियम मिलाया जाता है जो ब्राइट चमक तथा एक समान मोटाई देता है। जिंक बाद के ताप को सामान्यतः 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 465 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य बनाया रखा जाता है। डूबे हुए गर्म वर्क पीस को फिर वाटर बाथ में क्वेंच या डुबोया जाता है। गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर, वर्क बोल्ट तथा नट, पाइप तथा वायर जो विभिन्न वातावरण की स्थितियों से एक्सपोज रहते हैं उनके लिए की जाती है। यह विधि बहुत विश्वसनीय है। यह कार्य करने की कठोर स्थिति को सहन कर सकती है तथा इसकी लागत कम होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कई मेटल्स को वर्क पीस पर इलेक्ट्रिकली प्लेट किया जाता है तथा इस विधि को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कंपोनेंट का सरफेस को डेकोरेटिव या प्रोटेक्टिव बनाने के उद्देश्य से अन्य मेटेलिक कोटिंग से कोट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। यहाँ पे एनोड लगे हुए हैं, 2 एनोड आपको दिखाई दे रहे हैं। लो वोल्टेज हैवी करंट डीसी सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है और यहाँ बीच में आप कैथोड या वर्क टू बी कोटेड, जिसको कोट करना है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि में प्लेट की जाने वाले कंपोनेंट को इलेक्ट्रोलाइट कहलाए जाने वाले सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। इसको किस में हम डुबोते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। प्लेट की जाने वाली कंपोनेंट को लो हाई करंट डीसी सप्लाई नेगेटिव पोल से जोड़कर कैथोड बनाया जाता है। सर्किट को पूरा करने के लिए सप्लाई के पॉजिटिव पोल के कनेक्टेड एनोड को भर इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट मेटल के आयोन्स को सप्लाई करता है जो कंपोनेंट कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं। एनोड सॉल्यूबल हो सकता है तथा उसे मेटल के बने होते हैं जिसके प्लेटिंग कंपोनेंट की सरफेस की जानी है, जैसे निकल, कॉपर या जिंक।
कुछ एनोड इनसोल्यूबल होते हैं, उदाहरण के लिए क्रोमियम। ऐसे केस में एनोड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के परिपथ को केवल पूरा करने में उपयोगी होता है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिडक्शन ऑफ क्लैड बिलेट यहाँ पर दर्शाया गया है। कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम, निकल, सिल्वर इत्यादि जैसे मेटल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से धातु किए जाते हैं, कैसे धातु किए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन चल रहा है हमारा। यह विधि क्लैडिंग में देखिए, यह विधि है जिसमें बेस मेटल तथा करोजन प्रतिरोधी मेटल की कोटिंग की कंपोजिट बिलेट्स को रोल या ड्रॉ किया जाता है। बेस मेटल तथा कोटिंग की मोटाई अनुपात में कम होती है। फिगर नंबर 2 में इसका अनुप्रयोग स्टील के एल्युमिनियम के साथ क्लैडिंग करके दिखाया गया है। देखिए मेटल स्प्रेइंग। मेटल स्प्रेइंग क्या है? करोजन खराब सॉफ्ट को बनाने के लिए, सरफेस की वियर रेजिस्टेंस बनाने इत्यादि से बचाने के लिए फेरस मेटल को मेटल की कोटिंग के साथ स्प्रे किया जाता है। इस विधि में मेटल के पिघले हुए कणों को सरफेस पर स्प्रे किया जाता है जो अच्छी तरह से डिग्रीज्ड तथा ग्रिड ब्लास्टेड होती है। मेटल को स्प्रे करने में उपयोग होने वाले सामान्य मेटल कॉपर, जिंक, ब्रॉस, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। सीमेंटेशन। धातु की सतह को बचाने के लिए 3 प्रकार की सीमेंटेशन विधियां हैं। पहली है सेरेडाइजिंग या क्रोमियम कोटिंग, केलोराइजिंग या क्रोमियम कोटिंग, क्रोमोजिंग या क्रोमियम कोटिंग। ये सभी तीनों क्रोमियम कोटिंग हैं। 3 प्रकार की विधियां हैं, सेरेडाइजिंग, केलोराइजिंग और क्रोमोजिंग। सेरेडाइजिंग क्या है देख लीजिए। इस विधि में वर्क पीस को पहले एसिड में डुबोकर या ग्रिड ब्लास्टिंग से तैयार किया जाता है। इन्हें फिर जिंक पाउडर की गोली घुमाते हुए स्टील बैरल में रखा जाता है तथा लगभग 370 डिग्री सेंटीग्रेड सेरडिंग ताप पर गर्म किया जाता है। कोटिंग के लिए लिया गया समय कोट की मोटाई पर निर्भर करता है। गर्म पाउडर डिफ्यूजन से फेरस वर्कपीस से बॉन्ड हो जाता है तथा आयरन जिंक इंटरमेटलिक कंपाउंड की कठोर तथा समान लेयर बनाता है। सेरेडिक कंपोनेंट की सतह कुछ रफ होगी जो कि इसमें बॉन्ड पेंटिंग के लिए अच्छी ग्रिप बनाएगी। केलोराइजिंग। यह विधि सेरेडाइजिंग की जैसे ही है, लेकिन उपयोग किया गया पाउडर एल्युमिनियम होता है तथा गर्म किया गया ताप 850 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसे स्टील के कंपोनेंट जंग से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि में सेरेडाइजिंग की अपेक्षा उच्च ताप तथा उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। क्रोमोजाइंग। यह क्रोमोजिंग रिच सरफेस की व्यवस्था करती है। क्रोमोजिंग किया जाने वाले वर्क को एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम पाउडर को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर क्रोमियम की ऑक्साइड से बचाने के लिए हाइड्रोजन के वातावरण में वेग किया जाता है। यह विधि महंगा है तथा इस कारण इसे केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाता है जहां अधिक बचाव की आवश्यकता होती है। वातावरण में एसिड कार्यवाही से कोटिंग की वजह से तांबे की सतह को सुरक्षित किया जाता है। जिंक। खुले क्षेत्र में कुछ समय रखने के बाद सतह पर कार्बोनेट की कोटिंग बनती है तथा यह प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह कार्य करता है जो समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यह कोटिंग मूल मेटल के स्वयं के रंग तरह ग्रे रंग की होती है। यह कोटिंग ताप में परिवर्तन के कारण टूटती है या चिपटी नहीं है। तापमान में परिवर्तन के कारण यह कोटिंग दरार या छीलन नहीं होती है। इसी कारण जस्ता एक अति उत्तम एक्सटीरियर बिल्डिंग मटेरियल है। इसे जब स्टील पर कोट किया जाता है तो यह उत्तम बचाव करता है। इसी कारण जस्ता एक अति उत्तम एक्सटीरियर बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है। एल्युमिनियम तथा उसके अलावा की ऑक्सीजन के साथ अधिक एफिनिटी बंधुता होती है। एल्युमिनियम की सरफेस शीघ्र
एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम की पतली पारदर्शी फिल्म बनाती है जो आगे ऑक्सीडेशन से बचाती है तथा ब्राइट रूप में बनाए रखती है। फिर भी एल्युमिनियम का बाहरी उपयोग के परिणाम से ऑक्साइड फिल्म मोटी होती है। यह फिल्म भूरे रंग की होती है तथा मूल मेटल की ओर आगे आक्रामण से बचाती है। एल्युमिनियम तथा उसके एलॉय पर ऑक्साइड की फिल्म प्राकृतिक रूप से मोटी होती है जिसे एनोडाइजिंग विधि कहते हैं। लेड सभी मेटल में से अधिक करोजन प्रतिरोधी मेटल में से एक है। अंडरग्राउंड टेलीफोन तथा पावर केबल के लिए सीटिंग मटेरियल के रूप में लेड अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील यह उच्च स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के साथ जंग प्रतिरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील मात्रा उन प्रयोगों तक सीमित नहीं है जिन्हें वातावरणीय जंग का प्रतिरोध आवश्यक है। ये केमिकल प्लांट तथा खाना बनाने के उपकरण के व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं जहां उच्च ताप पर जंग प्रतिरोधी संयुक्त होता है। निकल प्लेटिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जहां यह निकल अटैक रासायनिक आक्रमण का उच्च प्रतिरोधी होता है। जब इसे 2:1 के अनुपात में तांबे में मिश्रित किया जाता है तो निकल 2/3 मनी मेटल बनाता है। ये जंग का उच्च प्रतिरोधी होता है, विशेषतः समुद्र के पानी तथा एसिड के साथ। क्रोमियम इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग मेटेलिक सरफेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसका करोजन के प्रभाव से उच्च प्रतिरोधी होता है। यह लंबे समय तक अपने उच्च पॉलिश तथा रंग बनाए रखता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगली क्लास में हम पाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप